IBO में यानी IBO 5 में मैंने पिछले वीडियो में यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्या पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 में? समुद्र पार के व्यापार लॉजिस्टिक्स में अंतर्देशीय परिवहन, इंग्लिश में इनलैंड ट्रांसपोर्ट इन ओवरसीज ट्रेड लॉजिस्टिक्स, यानी कि सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सड़क प्रणाली के जो 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहले तो हम ये देख रहे हैं, जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी यहाँ पे, इंडिया का टोटल रोड लेंथ जो है वो 3.32 मिलियन किलोमीटर है। ये आप नोट कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। 3.32 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो इसको जो है 5 पार्ट में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजपथ, राज्य राजपथ और मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो आप ज़्यादा समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ गया मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। यहाँ पर आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और यहाँ के रूरल रोड्स, ठीक है। आप समझ गए होंगे इंग्लिश में क्या है। तो मेरा जो मीडियम है, मैं जो पढ़ाने का मीडियम है वो हिंदी मीडियम है, तो ये मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपको पहले छोटे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत प्रश्न, और पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और याद करेंगे। पढ़ते हैं। भारत में सड़क परिवहन की सीमाओं का विवरण दीजिए। आंसर पढ़ते हैं। भारत में सड़क परिवहन की सीमाएं निम्नलिखित है। एकल सड़क की चौड़ाई, दूसरा सड़कों का खराब होना, कमज़ोर व संकर पुल व पुलिया जो घटती गति, बढ़ती परिवहन दुर्घटनाओं, बढ़ती लागतों में व्यक्त होते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा आमतौर पर चलित आयात निर्यात व्यवसाय की वस्तुओं का नाम लेकर बताइए। भारतीय रेलवे द्वारा आमतौर पर चलित आयात निर्यात व्यवसाय की वस्तुओं के नाम निम्नलिखित है। लौह अयस्क, कोयला, सीमेंट, उर्वरक, अनाज, पेट्रोलियम उत्पाद और उद्योगों हेतु कच्चा माल, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। ISO कंटेनर के वहन में भारतीय रेल द्वारा की गई प्रगति के बारे में संक्षेप में बताइए। आंसर पढ़ते हैं। भारत में बल्क कार्गो के परिवहन हेतु रेलवे की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा हाल के वर्षों में भारतीय बंदरगाहों पर उपयोग किए जाने वाले ISO कंटेनर कार्गो में तीव्रता से वृद्धि हुई है, जो वर्ष 1985 से 86 में 3.1 मिलियन टन से बढ़कर 1996-97 में 20.6 मिलियन टन तक हो गई है। इसको, ये जो नंबर है ये ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार इन बंदरगाहों पर उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों की संख्या बढ़कर 16.98 लाख तक हो गई। साथ ही अंतर्देशीय केंद्रों पर इनका आवागमन भी उक्त वर्षों के द्वारा बढ़ गई। रेलवे के द्वारा 1981 में बेंगलोर में प्रथम ICD की स्थापना हुई। वह ISO कंटेनर के परिवहन हेतु अंतर्देशीय केंद्र से आयात व निर्यात में रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि में अंतर्देशीय केंद्रों से बंदरगाहों से अंतर्देशीय केंद्रों की तरफ ISO कंटेनर के परिवहन में तीव्रता से वृद्धि हुई है। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय रेल द्वारा किस प्रकार की आधुनिकीकरण योजनाओं की शुरुआत की गई है? आंसर पढ़ते हैं। भारतीय रेल द्वारा आधुनिकीकरण योजनाओं में निम्नलिखित योजनाओं की शुरुआत की गई है। नंबर 1, रेलवे ने लाइन व रोलिंग स्टॉक कैपेसिटी की वृद्धि हेतु कार्यक्रम
शुरुआत की। नंबर 2, ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु तीव्र परिवहन सुविधा तथा स्पीड लिंक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई। ठीक है, अब प्रश्न 5 पढ़ते हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन की कमियों का वर्णन कीजिए। अंतर्देशीय जल परिवहन की कमियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्थान का अभाव अंतर्देशीय जल परिवहन की मुख्य कमी है। जलमार्ग, नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जलमार्ग का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि अधिकतर जल मार्ग पर पानी का उथलापन, क्या है, उथलापन, संकीर्ण चौड़ाई, जल का जमाव तथा किनारों का क्षरण आदि देखा जाता है। आइए अब प्रश्न 6 पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? जिन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है उनके नाम बताइए। यानी कि जो जलमार्ग है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, उनके नाम लिखने हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया है। निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, कौन कौन से, इसको ध्यान से पढ़ना है। आसान है, हम सुनते हैं टीवियों पर कि वहाँ पर बाढ़ आ गया, वहाँ पर गंगा में बाढ़ आ गया, ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ गया। ठीक है, तो पढ़ते हैं। गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का इलाहाबाद हल्दिया मार्ग 1620। तो इलाहाबाद ना करके यहाँ पर प्रयागराज करेंगे क्योंकि नाम बदल चुका है, इलाहाबाद ना होके प्रयागराज। ठीक है, 1620 किलोमीटर, अक्टूबर 1986, NW और ये डैश है और 1 के रूप में। ठीक है, इनका नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी पर सितंबर 1988 से सदिया धुबरी मार्ग 891 किलोमीटर, NW 2 के रूप में। ठीक है, चंपाकर नहर 14 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल नहर 23 किलोमीटर के साथ साथ पश्चिम नहर का फरवरी 1993 कोतापुरम कोलक मार्ग 186 किलोमीटर, फरवरी 1993 से NW 3 के रूप में। ठीक है, ये इनके बारे में था, आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। प्रश्न 7 पढ़ते हैं। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन में सुधार लाने में IWA तथा CIWTC की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन में सुधार लाने में IWA तथा CIWTC की भूमिका निम्नलिखित है। IWA की भूमिका 27 अक्टूबर 1986 में IWAI की स्थापना हुई। यह स्थापना कब हुई? 27 अक्टूबर 1986 में IWA की स्थापना हुई। ठीक है, इस प्राधिकरण को राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास, मरम्मत तथा विनियमन करने तथा केंद्रीय व राज्य सरकारों के अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं CIWTC की, ये भूमिका पढ़ते हैं। CIWTC की भूमिका। CIWTC की शुरुआत मई 1967 में सरकारी उपक्रम के रूप में की गई। ये केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्य कार्य गंगा, भागीरथी, हुगली, सुंदरबन तथा ब्रह्मपुत्र नदियों का परिवहन कार्य करना था। कोलकाता में एक राजा बागान, दोबारा से पढ़ते हैं, गलत पढ़ दिया मैंने, राजा बागान डाक यार्ड, क्या है, एक राजा बागान डाक यार्ड के नाम से निगम का शिपयार्ड है जो अंतर्देशीय जहाज़ों व हार्बर क्राफ्टों की मरम्मत का कार्य करते हैं। CIWTC के अंतर्गत कोलकाता में गहरे समुद्र की मरम्मत का कार्य भी विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब बहुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, बहुमंडल की परिभाषा देखते हैं। बहुमंडल परिवहन को परिभाषित कीजिए। बहुमंडल परिवहन की उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें कम से कम 2 अलग अलग परिवहन मॉडलों के द्वारा बहुमॉडल
परिवहन के अनुबंध के आधार पर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु परिवहन संचालक विभिन्न देशों में वस्तुओं को अपने अधिकार में लेते हैं। अर्थात बहुमॉडल का अर्थ है वाहन के एकल दायित्व के अनुसार एकल अनुबंध करना। अब ये पढ़ते हैं प्रश्न 9। CONCOR किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है? मतलब कि ये जो है किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। उत्तर CONCOR यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन 1988 में किया गया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं अथवा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती है। नंबर 1, ICDCFS के प्रबंध की सेवा प्रदान करना। नंबर 2, ISO कंटेनर के चालान का कार्य करना। ठीक है, अभी बड़े प्रश्न देखते हैं, थोड़े से बड़े थोड़े। प्रश्न 1 100 प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1 है आयात निर्यात कारकों के परिचालन में सड़क परिवहन की भूमिका की विवेचना कीजिए तथा सड़क जाल के सुधार व गाड़ियों के बेड़ों के आधुनिकीकरण में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित कीजिए। आयात निर्यात कारकों के परिचालन में सड़क परिवहन की भूमिका निम्नलिखित होती है। नंबर 1, आयात व निर्यात कारकों के परिवहन में सड़क परिवहन को भूमिका उसकी परिचालनीय लोचशीलता के कारण ही होती है। इसके कारण ही वस्तु को सीधा ग्राहक तक पहुंचाया जा सकता है। नंबर 2, सड़क परिवहन में लोचशीलता पाई जाती है। नंबर 3, सड़क परिवहन में विश्वसनीयता का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है। नंबर 4, तुलनात्मक तौर पर सड़क परिवहन के अंतर्गत ही कम कड़े पैकेजिंग मानक पाए जाते हैं। सड़क जाल के फैलाव में व गाड़ियों के बेड़े के आधुनिकीकरण में सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सड़क जाल व फैलाव व गाड़ियों के बेड़े के आधुनिकीकरण में सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। वो कदम पढ़ते हैं जो सरकार ने उठाए हैं। नंबर 1, सड़क परिवहन की आवश्यकताओं को देखते हुए एक उचित रणनीति का विकास किया जा रहा है। इसमें नए पुल बनाने, पुलों के जोड़ तोड़ के कार्यों को किया जाएगा। नंबर 2, परिवहन गति में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय हाईवे को 4 लाइन का बनाया जाएगा। नंबर 3, शहरी इलाकों में बाईपास का निर्माण किया जाएगा। नंबर 4, पंचवर्षीय योजनाओं में सड़कों के लिए कोसों का निर्माण किया जाएगा। नंबर 5, सरकार के द्वारा अनेक निवेश योजनाओं जैसे कि BOT, BOOT, BOOT आदि का निर्माण किया गया। नंबर 6 बढ़ें, गाड़ियों के बोर्ड के आधुनिकीकरण हेतु ISO कंटेनरों के आयात निर्यात के संबंध में बहुमॉडल परिवहन व्यवस्था की बढ़ती आवश्यकता हेतु आवश्यक है। अतः प्राथमिकता के आधार पर ट्रक निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। अब प्रश्न 2 पढ़ते हैं। संगठित क्षेत्र में अंतर्देशीय परिवहन के विभिन्न प्रकारों में भारत के परिवहन जाल में रेल परिवहन सबसे महत्वपूर्ण भाग लेती है। विवेचन कीजिए। ICD कंटेनर ट्रैफिक के परिचालन में भारतीय रेल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। कंटेनर वाले रेल के अंदर पढ़ते हैं उत्तर पढ़ते हैं। संगठित क्षेत्र में अंतर्देशीय परिवहन के विभिन्न प्रकारों में भारत के परिवहन जाल में रेल परिवहन सबसे महत्वपूर्ण भाग लेती है। यह कथन सत्य है क्योंकि व्यापार व उद्योग के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने में रेलवे की भूमिका एक राष्ट्रीय आधारिक संरचना की तरह ही है। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ही है। भारतीय रेलवे एक एकल प्रबंध के अंतर्गत भारतीय रेलवे की शुरुआत एशिया के सबसे बड़े व विश्व के दूसरे बड़े नेटवर्क के रूप में हुई थी। वर्षों से ही भारतीय रेलवे में देश के अंतर कच्चे माल के स्रोतों के उचित स्थान तक पहुंचाने तथा औद्योगिकी केंद्रों तथा बाजारों की आवश्यक परिवहन कड़ी प्रदान करके औद्योगिक वृद्धि व
व व्यापारी विकास को गति प्रदान करने का कार्य किया गया है। आईसीडी कंटेनर ट्रैफिक के प्रचालन में भारतीय रेल की भूमिका। भारतीय रेलवे देश के कई हिस्सों में स्थापित अनेक इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशनों सीडीएस के माध्यम से परिवहन में मुख्य भूमिका निभाती है। शुरुआती दौर में रेलवे ने निम्नलिखित 7 स्थानों में आईसीडी को पायलट परियोजना के रूप में स्थापित करके एक शुरुआत की थी। नंबर 1 बेंगलोर, नंबर 2 नई दिल्ली, नंबर 3 गुंटूर, नंबर 4 अनापर्ति, नंबर 5 कोयम्बटूर, नंबर 6 गुवाहाटी तथा 7वां लुधियाना। इस दिशा में 1988 में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CONCOR की स्थापना की गई। CONCOR रेल मंत्रालय का ही सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य माल के बहुमंडल परिवहन में लगी अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर मुफ्त सेवा की गुणवत्ता में सुधार का कार्य करना है। अतः आज CONCOR द्वारा देश के अनेक केंद्रों में आईसीडी व CFS की सुविधा स्थापित की जा रही है। CONCOR दिल्ली के पास दादरी में भी 5 लाख TEUs वार्षिक क्षमता की एक आईसीडी की स्थापना करने जा रहा है, जो शुरू होने के बाद एक बड़े संग्रहण व वितरण केंद्र में रूप में कार्य करेगा। प्रश्न 3 पढ़ते हैं। प्रश्न 3 में पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में आयात निर्यात कामगारों के प्रचालन व अंतर्देशीय जल परिवहन का प्रयोग कभी कभार ही क्यों होता है? इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सके? नंबर 2 निर्यात कार्गो के तरीकों का चयन करते समय किन विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है? आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 भारत में आयात निर्यात कार्गों के प्रचालन में अंतर्देशीय जल परिवहन का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। इसके सुधार हेतु निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन में कार्गो का चलन अत्यंत ही सस्ता है, अतः यह कम मूल्य, अधिक मात्रा में व नष्ट न होने वाली बल्क कार्गो के लिए सबसे उचित है। पढ़ेंगे। सरकार के द्वारा कोयला, उर्वरक, कच्चा तेल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पादों तथा स्टील को अंतर्देशीय जलमार्ग से परिवहन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि रेल व सड़क परिवहन पर कम भार पड़े। अतः समय समय पर जलमार्ग की साफ सफाई करवाना भी अनिवार्य है। जलमार्ग में जो प्रतिरोध आते हैं उनका निवारण अति अनिवार्य है। पढ़ेंगे। जलमार्गों हेतु उचित स्थान होना भी अति अनिवार्य है। नंबर 2 निर्यात कार्गो के तरीकों का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि प्रश्न 2 पढ़ रहे हैं। प्रश्न 3 का निर्यात कार्गो हेतु विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सड़क, रेल या हवाई परिवहन आदि। निर्यात किस सुविधा द्वारा किया जाएगा? सर्वप्रथम इस तथ्य का ध्यान रखा जाता है। कई बार बहुमॉडल परिवहन प्रणाली का भी उपयोग किया जा सकता है, अर्थात वस्तुओं को लाना ले जाना कम से कम 2 प्रकार के परिवहन के तरीकों से किया जाता है। यह भाड़े के एकल अनुबंधों को भी प्रदर्शित करता है। अतः निर्यात कार्गो तय करते वक्त व्यक्ति व फर्म को उचित प्रकार के सलाह करनी चाहिए, ताकि वस्तुएं उचित व सही समय पर आगे वाली फर्म, देश या व्यक्ति तक पहुंच सके। प्रश्न 4 पढ़ते हैं और यह आखिरी प्रश्न हमारा। प्रश्न 4 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में आयात निर्यात कार्गो के प्रचालन में हवाई सेवाएं। बहु मॉडल परिवहन। रोडवेज का संगठन। और माल परिवहन। पहला का पढ़ते हैं। भारत में आयात निर्यात के प्रचालन में हवाई सेवाएं।
भारत में आयात निर्यात कार्गों के प्रचालन में हवाई सेवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ वायु परिवहन को वस्तुओं के अंतर्देशीय परिवहन में उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इससे अंतर्देशीय निर्यात कार्गो का प्रचालन में लगने वाले समय में कमी आती है। देश के अंदर वायु सेवाएं प्रदान करने हेतु इंडियन एयरलाइंस मुख्य है। ये 12 पड़ोसी देशों को भी सेवाएं प्रदान करती है। विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों व स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सों पर बुकिंग निर्यात कार्गो का चलन इंडियन एयरलाइंस द्वारा या तो अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं अड्डों तक या फिर उनके लक्ष्य तक ले जाया जाता है। पढ़ेंगे बहुमॉडल परिवहन। बहुमॉडल परिवहन प्रणाली में वस्तुओं को लाना ले जाना कम से कम 2 प्रकार के परिवहन के तरीकों से होता है तथा ये भाड़े के एकल अनुबंध को प्रदर्शित करता है। ISO कंटेनर में स्थित वस्तुओं की ठीक लक्ष्य पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करता है। हालांकि भारत बहुमॉडल परिवहन प्रणाली हेतु सापेक्षिक तौर पर नया है, परंतु आयात निर्यात कार्गो के चालन हेतु इस प्रणाली का प्रचलन बढ़ रहा है। बहुमॉडल के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु वस्तुओं के बहुमॉडल परिवहन अधिनियम 1993 भी सरकार द्वारा पारित किया गया था। रोडवेज का गठन। रोडवेज के गठन के लिए सरकार के द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, सड़क परिवहन की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए सड़क संचालन हेतु सुनियोजित विकास रणनीति की जरूरत है, जिससे अनेक बातों को प्राथमिकता दी जानी अनिवार्य है। जैसे नंबर 1, कमजोरों पुलों का पूर्ण निर्माण करना। नंबर 2, प्रमुख पुलों का निर्माण करना। नंबर 3, राष्ट्रीय राजपथ को 4 लाइन में बदलना। नंबर 4, शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम से बचने हेतु बाईपास का प्रबंध करना। अब इसके अंदर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। रोडवेज निर्माण में निजी भागीदारी बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे BOT, BOAT तथा BOLT प्रस्तावित की गई है। नंबर 3 पढ़ते हैं। ट्रैफिक के ज़्यादा बढ़ते स्वरूप को देखते हुए ISO कंटेनरों ने कार्गो के प्रचालन हेतु बहुमॉडल की बढ़ती आवश्यकता का सामना करने के लिए सड़क को अतिरिक्त वाहन बेड़ा के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को शुरू किया गया है। माल व परिवहन। किसी भी प्रकार के माल के परिवहन हेतु उनके रास्तों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित है: सड़क परिवहन सेवाएं, रेल परिवहन सेवाएं, वायु परिवहन सेवाएं, बहुमॉडल परिवहन आदि। आप ये याद कर लेंगे। चैप्टर नंबर 3 अगली वीडियो में माल गोदाम वेयर हाउसिंग पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, चैप्टर नंबर 4। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इग्नू के स्टूडेंट इग्नू के स्टूडेंट हैं MCOM वाले, अगर उनका असाइनमेंट बनता है, अगर असाइनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी आप कमेंट कर सकते हैं असाइनमेंट के बारे में, तो असाइनमेंट के बारे में भी बताएंगे। ठीक है। और अगर असाइनमेंट बनाए चाहिए या हम अपलोड कर दें आपके वेबसाइट पर तो वो बताएं। सारी हमारे पास सुविधाएं हैं। इग्नू से रिलेटेड हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। ठीक है। जैसे कि असाइनमेंट सबमिट कराना या इग्नू में जो भी जानकारी हो एडमिशन से रिलेटेड, आई कार्ड से रिलेटेड, हॉल टिकट से रिलेटेड या फिर असाइनमेंट के नंबर से रिलेटेड, वो सब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है।